शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के मरीज डायलिसिस या गुर्दों की फेलियर की तरफ जाने से बच सकते हैं। जो कॉमनेस्ट कॉज है गुर्दे के जो फेलियर की है वो है डायबिटीज और डायलिसिस से आने से पहले ही कैसे गुर्दों की बीमारियों को इनिशियल स्टेजेस पे कैसे रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के अलावा अगर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं जो कि गुर्दे के लिए नुकसानदेह हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डायलिसिस पे बंदा कितनी देर जिंदा रह सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं एनएचएस यूके के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिर्जा यासिर बेग, और आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के मरीज डायलिसिस या गुर्दों की फेलियर की तरफ जाने से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आरिफ कैसे हैं साहब। डॉक्टर बेग आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस मीटिंग यू, और बहुत मेहरबानी कि आपने अपने कीमती वक़्त से थोड़ा-सा वक़्त हमारे लिए निकाला। मेरे ज़हन में बहुत से सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी स्पेशलिटी के रिलेटेड। इट्स माय प्लेजर बीइंग हियर। ज़रूर आप पूछें जो हम डिस्कस करते हैं आपस में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बेग, मसला इस तरह से हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको किडनी फेलियर थी जिसकी वज़ह से उनको हार्ट फेलियर भी हुई और उनके दोनों फेफड़ों में पानी चला गया जिसकी वज़ह से उनको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। वो डायलिसिस नहीं करवाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि नलकी लग गई, मेरा डायलिसिस हो गया तो मैं कैसे बचूँगा? उसके बाद मेरे ज़हन में आया कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि लोग डायलिसिस से आने से पहले ही कैसे गुर्दों की बीमारियों को इनिशियल स्टेजेस पे कैसे रोक सकते हैं, ताकि वो ऐसे ना तो डायलिसिस की तरफ आएँ, ना ही एक किडनी फेलियर इतनी उनकी एडवांस हो जाए कि उनको डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़े। जो कॉमनेस्ट कॉज है गुर्दे की जो फेलियर की है वो है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें अफेक्ट होता है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स। सबसे पहले आंखें जो है वो अफेक्ट होती हैं और उसके बाद जो है गुर्दों पर भी उसका असर होता है। तो वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उसके लिए एक की है कि अपना जो डायबिटिक कंट्रोल है उसको बहुत स्ट्रिक्ट रखें विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, प्लस रेगुलर एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उनके ब्लड की टेस्ट की और यूरिन के टेस्ट की मॉनिटरिंग, ये की फैक्टर्स हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना, जैसा कि टारगेट ब्लड प्रेशर ज्यादातर अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो शुड बी लेस देन 140 और 80। सो ये दो मेजर की फैक्टर्स हैं, अगर ये बंदा अचीव कर ले तो गुर्दों की बीमारी, लॉन्ग टर्म जो बीमारी है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो डायलिसिस की स्टेज है उसको या तो काफ़ी अर्से तक डिले किया जा सकता है या उससे मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता इससे हमें ये समझ आई है, अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि 2 चीज़ें अगर वो सब कुछ भूल जाएँ, कर लें, शुगर का बेहतरीन कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का, तो वो इससे काफ़ी हद तक बच जाएँगे। है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज़ की कमी है, अगर डायलिसिस हो जाए, शुरू हो जाए तो लोगों को जगह नहीं मिलती, बहुत परेशानी होती है। तो जैसे कि आपने फरमाया कि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। तो इसके अलावा और कौन-सी बीमारियाँ हैं जो कि आपको गुर्दों की फेलियर या गुर्दे फेल होने की तरफ लेके जा सकती हैं, जिनसे इस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा भी बचने की ज़रूरत है? इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के अलावा अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं जो कि गुर्दे के लिए नुकसानदेह हैं, उनका बेजा इस्तेमाल जो है वो भी आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके साथ-साथ कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें जिस्म का अपना जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो अपने जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स और अज़ा के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और उससे आपका गुर्दा डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि अगर पेशाब में कमी महसूस हो या जिस्म के अंदर सोजन हो या जिस्म के अंदर डिफरेंट ख़ारिश या रैश नमूदार हो तो उसका फ़ौरी टेस्ट और चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये अलामात हो सकती हैं गुर्दे की बीमारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर बेग। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, और इनको अगर हम ज़हन में रखें तो हम काफ़ी हद तक, हम अगर इससे बच नहीं पाएँगे तो एट लीस्ट हम डिले तो कर पाएँगे। गुर्दे की जो बीमारी है उसका एक बड़ा अहम एक जुज़ है कि वो प्रोग्रेस स्लोली ही करती है, अनलेस कि अगर ये
बहुत एक्यूट कोई इंजरी या एक्यूट डैमेज ना हो, तो ये प्रोग्रेस बड़ी स्लोली करती है। इसलिए इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, उसको डिले किया जा सकता है एहतियात से और मुख्तलिफ अद्वियात से। एक और सवाल जो मुझसे पेशेंट ने पूछा था जब वो मेरे पास मेरे रेस्पिरेटरी क्लिनिक पे आए, जब उनको बड़ी बड़ी मुश्किल से कन्विंस तो वो हो गए डायलिसिस की तरफ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डायलिसिस पे बंदा कितनी की देर जिंदा रह सकता है। उनका ख्याल था कि डायलिसिस वो बिल्कुल नहीं करवाना चाह रहे थे, वो समझ रहे थे कि डायलिसिस से उनके बहुत नुकसान होंगे, बड़े डर रहे थे बेचारे। तो ये उन्होंने सवाल डरते डरते मुझसे पूछा। वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे एक थोड़ी-सी मैं चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो गुर्दे की बीमारी है, उसको हम 5 स्टेजेज़ में डिवाइड करते हैं, 1 टू 5। जो स्टेज 5 है, वो उस वक़्त उसको कहते हैं कि जब गुर्दे का जो फंक्शन है, वो लेस देन 15% और उसके बाद काफ़ी चांस होता है कि मरीज़ को जो है शायद डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। तो ये एक बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर तो गुर्दा जो है वो परमानेंट डैमेज हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जब एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो ये रिपेयर या रिकवर नहीं कर सकता। तो इसके लिए जब उनमें डिफरेंट सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँ, जैसे नाउज़िया, वॉमिटिंग, जिस्म के अंदर सूजन, ख़ारिश, तो ये इंडिकेशंस हैं जब आपको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। ये पाकिस्तान में मैं भी इंटरैक्ट करता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स के साथ, तो एक डायलिसिस का एक बहुत बड़ा वहाँ पर डर मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है मरीज़ डरते हैं इस तरह के इंटरवेंशन से या प्रोसेस से। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायलिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक इलाज का हिस्सा है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि जिन्होंने 20-20 साल अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है डायलिसिस के ऊपर। एक और चीज़ है कि डायलिसिस इटसेल्फ जो ज़िंदगी है उसको लंबा तो नहीं करता, लेकिन आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो गुर्दे की बीमारी की वजह से जो एक जो ज़िंदगी के जो चांस कम हो जाता है, उसको ये ज़रूर प्रिवेंट करता है, अगर आप डायलिसिस करवाएँ तो। अगर डायलिसिस नहीं करवाएँगे, बीमारी रिकवर तो नहीं होगी, फिर तो अल्टीमेटली आपकी जो मेडिकल कंडीशन है, वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। जी, थैंक यू। इसके अलावा एक जो सवाल मैंने देखा है कि चूँकि मैं तो रेस्पिरेटरी फिज़िशियन हूँ, आप ही इसका सही जवाब देंगे। लोग पूछते हैं कि इसमें खुराक का क्या ख़्याल करें? बड़ा ब्रीफ़ली बता दीजिएगा। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि 5 स्टेजेज़ हैं। अगर तो आपकी जो किडनी की जो लेवल है, वो स्टेज 3 या उससे ऊपर है, फिर तो किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल जो हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जो एहतियात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी का कम इस्तेमाल, चिकनाई का कम इस्तेमाल और स्पेशली जो है नमक का, सॉल्ट का कम इस्तेमाल, वो तो एक जनरल जो मय्यर हैं, वो हमें हर कंडीशन में लेनी चाहिए और इसमें भी लेनी चाहिए। लेकिन जब आपकी किडनी की जो कंडीशन है वो स्टेज 4 या स्टेज 5 या डायलिसिस पर अगर आप हो, तो फिर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से बचना चाहिए, स्पेशली जिनके अंदर ज़्यादा पोटेशियम हो या जिनके अंदर ज़्यादा फॉस्फेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल केला हो गया, ऑरेंज हो गया, ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी या चॉकलेट, और ज़्यादा जो प्रोटीन वाली जो अशिया हैं, उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा आप बताएँगे कि पेशेंट अगर उसको किडनी डिज़ीज़ है, सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ जो है, वो इनिशियल स्टेज पे है, दरमियान में है या किसी भी स्टेज पे है, तो पेशेंट रूटीन की जो ज़िंदगी है, जैसे हल्की-फुल्की वर्ज़िश करना, अपने रूटीन के काम करना, उसको वो कैसे एडजस्ट करे इसके मुताबिक कि वो उसको बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो? अगर तो इनिशियल स्टेज पर है तो उसके लिए जो आप एक जो इंसान है, जो पेशेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुज़ार सकते हैं। चाहे वो एक्सरसाइज़ है, चाहे वो खुराक है अपना, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो काम है, वो अपना रूटीन के साथ वो कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्लीज़ हमें गाइड कर दें। आपने जैसे मेंशन किया कि एक्यूट किडनी फेलियर जो है, वो भी है और उसके कॉज़ेज़ पे भी बात की। तो एक्यूट किडनी फेलियर जो होती है, उसमें हमारे एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, उनको एक्यूट किडनी फेलियर हुई, उनके 2-3 डायलिसिस हुए और उसके बाद ठीक हो गए। तो एक्यूट किडनी के बाद तो कुछ गुड न्यूज़ भी होती है, तो इसको भी आप प्लीज़ बता दिएगा कि अगर एक्यूट किडनी फेलियर होती है, तो वो इतना पैनिक करने की शायद ज़रूरत नहीं, उसपे अल्लाह ताला का करम हो जाता है और बंदा जल्दी डायलिसिस से जान भी छूट जाती है। एग्ज़ैक्टली, ये एक्यूट किडनी फेलियर जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये देखनी है कि चाहे एक्यूट किडनी डिज़ीज़ है, चाहे क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि इसकी कॉज़ क्या है। तो अगर तो एक्यूट किडनी फेलियर का जो कॉज़ है, वो चाहे वो अगर सख्त किस्म का इन्फेक्शन है या खून या पानी की कमी है,
तो अगर तो उसको बर वक़्त उसकी तशख़ीस कर ली जाए और उसका इलाज कर लिया जाए, तो उसमें रिकवरी जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो एक्यूट किडनी फेलियर का। तो इसलिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर पेशेंट्स ने, फैमिलीज़ ने और इवन क्लिनिशियंस जो हैं, डॉक्टर्स ने, उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि यार देयर इज़ एन इंडिकेशन टू स्टार्ट द डायलिसिस और अगर हम हमने स्टार्ट कर दिया तो रिकवरी के चांस होंगे। तो ज़्यादातर अगर बर वक़्त डायलिसिस स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसमें रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं और डायलिसिस भी यकीनन उसी वक़्त किया जाता है जब उसकी प्रॉपर इंडिकेशन हो डायलिसिस। डॉक्टर भाई, एक एक मेरे पेशेंट ने मुझे एक दफ़ा लाजवाब कर दिया जब मैं उसको कन्विंस कर रहा था कि देखें इसमें बेसिकली उनका जो थी क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा थी और उनके लंग्स कोलैप्स कर गए थे, हार्ट की भी फेलियर के साइन आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं सिर्फ़ उनका साँस बेहतर कर दूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे गुर्दों का कोई फ़िक्र नहीं, मुझे दिल का कोई फ़िक्र नहीं, आप मेरा साँस बेहतर कर दें, बाकी मैं सह लूँगा। तो मैंने कहा, देखो बुज़ुर्गों, इसमें मैं आपका साँस बेहतर कर ही नहीं सकता जब तक कि आपका क्रिएटिनिन नीचे नहीं जाता, जब तक कि हार्ट थोड़ा-सा बेहतर नहीं होता। तो एक दू दूसरा सवाल था उनका कि अच्छा फिर मैं डायलिसिस से बच कैसे सकता हूँ? मैं तो इससे बचना चाहता हूँ। मैंने तो पिछले 6 माह नेफ्रोलॉजिस्ट की नहीं मानी क्योंकि मैं डायलिसिस नहीं करवाना चाह रहा। तो मैंने अर्ज़ किया कि इसका प्रोसेस तो बहुत पहले शुरू होता है। जब आपका हल्का-सा आपको शुगर जब ब्लड प्रेशर होता है, उसी वक़्त आप डायलिसिस से बचने की कोशिश शुरू करते हैं। तो उनका एक एतराज़ था कि डॉक्टर साहब, आप लोग हमें अगर उसी वक़्त बताएँ कि जी हमें डायलिसिस की तरफ ले जाएगी, तो हम तो उसी वक़्त एहतियात करना शुरू कर दें, लेकिन आप पूरी तरह से हमें बताते भी नहीं। अच्छा इसमें आपने 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं। नंबर 1 आपने ये बात की है कि वो जैसे आप जिन पेशेंट्स की आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मेरा किसी भी तरीके से साँस बेहतर कर दिया जाए, मुझे लंग्स का या मुझे दिल का नहीं है, गुर्दों का उनका जो क्रेटिनिन जैसे आप बता रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक कि उनको स्टेज 5 किडनी फेलियर हो। तो उसमें समझने की यही बात है कि जो गुर्दे का जो फंक्शन है, वो मेन जो 2 फंक्शंस हैं, उसमें एक ये है कि जिस्म के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं या जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो क्लीन करता है, नंबर 1। नंबर 2 ब्लड और बॉडी के अंदर जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है, उसके बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अगर आपके गुर्दे काम ना कर रहे हों, तो ये दोनों एक वाइटल इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है ना फ्लूइड या एक्स्ट्रा पानी जो है वो जमा शुरू हो जाता है, स्पेशली लंग्स के अंदर। और यही वजह है कि जो फिर पेशेंट्स हैं उनके अंदर उनको सांस की बीमारी हो और जब डायलिसिस किया जाता है, उसका फंक्शन यही है कि वो रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा पानी को, फ्लूइड को बॉडी के अंदर और फेफड़ों से भी पानी को फिर वो निकालने में मदद करता है और सांस बेहतर हो। जब पेशेंट इस स्टेज पर आ जाए, तो फिर तो लाज़मी डायलिसिस करवाना चाहिए अगर वो टॉलरेट कर सके। डॉक्टर बेग, मैं एक चीज़ जो आपके सामने रखना चाहूँगा कि किसी वजह से, चाहे इसमें सिस्टम की कमी है, चाहे हम डॉक्टर्स की कमी है, चाहे हमारे मुआशरे में इतनी इन्फॉर्मेशन को इतना आसानी से फैलाया नहीं जाता और समझा भी नहीं जाता। कहीं जगह पे तो कमी है कि हमारे यहाँ बड़े मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेके। क्या इंग्लैंड में भी यही हालात है? क्या वहाँ पे आपका लोगों को नर्सेज़ या डॉक्टर्स कुछ बेहतर लेवल पे गाइड करते हैं? यहाँ पर जब पेशेंट स्टेज 5 के आस-पास पहुँच जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट नर्सेज़ होती हैं कि जो कि पेशेंट्स को एजुकेट करती हैं। डिफरेंट तरह की जो डायलिसिस हैं उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनसे उनको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर और उस डायलिसिस को अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे गर्दन के अंदर नाली का लगाना या बाजू के अंदर फिस्टुला का बनाना या एक पेट का डायलिसिस भी होता है और पेट के अंदर कैथेटर डालना, जो इसके सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ वो उनको फुल इन्फॉर्म करते हैं। और वो जो जिन पेशेंट्स की आप बात कर रहे थे, जो आपके पिछले सवाल का जो दूसरा एस्पेक्ट था, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर एक मरीज़ जो है वो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ के एक प्रोसेस से चल रहा है, अगर उसकी रूटीन मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है, वो पहले से ही हो जानी चाहिए। और आपने सारी बातों में एक बात जो मैंने पिक की है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाक़ई ही बहुत ज़्यादा ये एक मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट्स कहते हैं, यार एक दफ़ा मैं अगर डायलिसिस पे चला गया, फिर तो मेरी सारी ज़िंदगी डायलिसिस पर ही है और मैं कभी वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ के लिए पेशेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है और अगर आपके गुर्दे स्टेज 5 से भी क्रॉस कर चुके हैं और अगर डायलिसिस ही ऑप्शन है, तो आपको डायलिसिस करवानी चाहिए।
ऑफ कोर्स डायलिसिस के अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है, वो ये है ट्रांसप्लांट। लेकिन वो एक मेरे हाल में एक बहुत डिफरेंट एक साइड पर बात चली जाएगी और उसपे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हम इंशाल्लाह और अगर मज़ीद हमने इस तरह से कम्युनिकेशन की तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं उसको। जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बेग मुझे ये बता दें कि डायलिसिस पे जाने से पहले आपके देखिए हमारे यहाँ जब डायबिटीज़ हो जाती है, होना तो ये चाहिए कि वहाँ पे ही हम उनको गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसे रखना है, रेगुलर फ़ॉलो-अप्स कैसे करना है, उसकी अहमियत बता दें। शायद हम नहीं बता पाते, शायद पेशेंट इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन डायबिटीज़ के भी जितने कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगता है कि हमारे यहाँ है, शायद आपके यहाँ नहीं हो। आपसे मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि यू नो द बोथ वर्ल्ड्स आपने पाकिस्तान में भी काम किया है, आप बड़ी देर से यूके में भी काम कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ़ ज़ाती तौर पे मैं अपने लिए और आपके लिए जानना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट्स की एजुकेशन बेहतर हो जाए? पेशेंट की बड़ी इनिशियल स्टेजेज़ पे अवेयरनेस बेहतर हो जाए? जी। इसमें देखिए, जो एक की है वो है एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और मेरा ख़्याल है ये जो हम अभी हम जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी दैट इज़ पार्ट ऑफ इट कि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो चीज़ें हैं वो फ़िज़िशियंस की और पेशेंट्स की दोनों की कंबाइंड कोलैबोरेशन के साथ एक म्यूचुअल प्लान के साथ आगे चला जा सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलर मॉनिटरिंग। हर 6 महीने, साल बाद ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, आँखों का टेस्ट किया जाए डायबिटिक पेशेंट्स। और आपको काफ़ी पता होगा कि इस दफ़ा और मतलब फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स टू इयर्स कुछ नई ड्रग्स आई हैं, मेडिसिन्स आई हैं, स्पेशली जो टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर उन ड्रग्स का बहुत अच्छा रोल समझा जा रहा है और हम अब इंग्लैंड में काफ़ी बाकायदगी से वो दवाई इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसजीएलटी2 इन्हिबिटर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सारा कुछ मौजूद है, मतलब ये एक हुँ, बेसिक हुँ। चीज़ है तो मौजूद है, मैंने देखा है वहाँ पे फिज़िशियन इस्तेमाल करवाते जी, हैं, पेशेंट बिल्कुल, एम्पाग्लिफ्लोज़िन है, डापाग्लिफ्लोज़िन है, सारी है, रेंज है एग्ज़ैक्टली, पूरी, एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल है। ये पेशेंट्स को बताना बड़ा ज़रूरी है कि एजुकेशन अ, कन गुड डायबिटिक कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटरिंग और कुछ मेडिकेशंस जिनका बड़ा प्रिवेंटिव इफ़ेक्ट है गुर्दों के ऊपर, इवन दिल के ऊपर। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने सारी तफ़सील से बता दी। ये सारी वीडियो तो मैं उन मरीज़ों के साथ शेयर किया करूँगा, जो मेरे से ये पूछेंगे कि हम क्या करें, तो हम डायलिसिस से इनिशियल स्टेजेज़ पे ही बच जाएँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन्स हुए, तो डॉक्टर बेग मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब मैं आपसे ये जानना शुरू करूँगा कि आपने एमआरसीपी किया, इंटरनल मेडिसिन की, उसके बाद आपने नेफ्रोलॉजी को चूज़ किया। जी, उससे भी बहुत पहले चले जाएँ तो आपने पाकिस्तान में बैठ के सोचा कि मैंने बाहर जाना है, बाहर स्पेशलाइज़ेशन करनी है, बाहर काम करना है और आज आप कंसल्टेंट हैं। पहला सवाल ये होगा कि आपने नेफ्रोलॉजी को ही क्यों चुना? कि गुर्दों के स्पेशलिस्ट ही आप क्यों बने? आपका जो ये सवाल है ये मुझे आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पीछे ले गया आपका ये सवाल। जब हम इकट्ठे हम लोग काम करते थे, इट्स अबाउट इन 2010-2009 आप ये क्वेश्चन मुझे वहाँ पे ले गए 15 साल पहले। तो अगेन ये एक इसका मैं बड़ा लंबी एक है एक स्टोरी है, एक पूरा फ़ेज़ है, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर भी तफ़सीली बात करेंगे। कमिंग टू योर पॉइंट के मैं इंग्लैंड में आया तकरीबन 2013 में, फिर मैंने 2 साल मतलब डिफरेंट लेवल्स पर मैंने काम किया। फिर इनिशियली 2 साल मैंने जूनियर लेवल पर ट्रेनिंग की। उसमें मैंने अराउंड 4 टू 5 मंथ्स यहाँ के एक हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया। तो मैंने चूँकि पाकिस्तान में भी काम किया हुआ था, जब मैंने इधर काम किया और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को मैंने जब देखा, तो आई वाज़ शॉक्ड कि इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है जो मज़ीद हो भी रही है। जैसे कि डायलिसिस, यहाँ पे कई मरीज़ों का डायलिसिस घर के अंदर होता है, होम हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल हुँ, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो मैंने देखा कि यार पाकिस्तान के अंदर इस स्पेशलिटी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि और नेफ्रोलॉजी का पेशेंट्स वो पेशेंट है जो कि सबसे ज़्यादा वरीड रहता है। जिस तरह कि हमने कहा कि उसने डायलिसिस पे अगर जाना है तो हफ्ते में 3 दिन उसने हॉस्पिटल में जाना है, 4 से 5 घंटे उसने मशीन के साथ अटैच रहना है। तो येस, इट इज़ अ बिग स्टेप फॉर द पेशेंट्स एज़ वेल। तो फिर मैंने देखा यार पाकिस्तान के अंदर बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, लोगों को अवेयरनेस देने का।
ये ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें लोगों को, मरीज़ों को पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। हालाँकि मेरी डिफरेंट जब मैंने हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, मेरा डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में भी हो गया, लेकिन फिर आई हैड टू चूज़ बिटवीन 2 ऑफ देम। तो फिर मैंने जब ये सारा सिनेरियो अपने माइंड में दोहराया और अपना इसको प्रोसेस से गुज़रा, देन आई केम टू द कंक्लूजन कि आई विल चूज़ नेफ्रोलॉजी इफ एट सम पॉइंट आई हैव टू डू समथिंग इंशाल्लाह we can do much better and we can make a lot of improvement in the nephrology specialty field in Pakistan for our patients. जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान में नेफ्रोलॉजी में ख़ुसूसन बहुत बड़ी स्पेस है, जिसको कवर करना डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।